जी, तो आज हमारा चैप्टर 17 का लेक्चर नंबर 2 है और आज हमने सॉलिड की शक्ल सूरत चेंज करनी है, यानी डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। फर्ज कर लें मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एक स्फेरिकल बॉल की शेप में। मैं इसको चारों तरफ से कंप्रेस करता हूं, यानी मैं चारों तरफ से फोर्स लगाता हूं। इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अंडर स्ट्रेस है, यानी इसके ऊपर चारों तरफ से कोई फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्ज कर ले इसके साइज में कमी आ जाती है, यानी मैंने इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दिया। यानी इसके अंदर अगर मैं देखूं, जरा गौर से इमेजिन करूं, डीप सोचूं, तो इसके एटम्स के दरमियान मैंने डिस्टेंस कम किया है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हम सॉलिड की शक्ल सूरत चेंज करते हैं, यानी सॉलिड को डिफॉर्म करते हैं, तो हम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं, हम इसके एटम्स के दरमियान डिस्टेंस को चेंज कर रहे होते हैं। ओके, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देता हूं ना, तो फिर ये सॉलिड अगर ये अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, तो मैं कह सकता हूं कि इस सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी बरकरार है। यानी इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप या इनिशियल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ये थी इलास्टिसिटी की डेफिनेशन। यानी अगर सॉलिड को डिफॉर्म करने के बाद आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर दें और सॉलिड वापस अपनी असली शेप में वापस आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर इलास्टिसिटी बरकरार है। लेकिन एक छोटी सी और बात आपको बताऊं, अगर सॉलिड को डिफॉर्म करने के बाद आप एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें, लेकिन ये बेचारा सॉलिड इतना ज्यादा डिफॉर्म हो चुका है कि ये वापस अपनी असली शेप में ना आए, तो इस प्रॉपर्टी या इस बिहेवियर को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। So plasticity is the behavior or property of solid due to which it does not regain its original shape after the removal of applied stress. यानी अगर वापस आ जाएगा तो इलास्टिसिटी, अगर वापस नहीं आएगा तो प्लास्टिसिटी। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं स्ट्रेस को। स्ट्रेस क्या चीज है? फर्ज कर लें मेरे पास ऐसा ही एक सॉलिड है, लेट्स सपोज ये एक सिलेंडर शेप का सॉलिड है। मैं क्या करता हूं, मैं इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया नजर आ रहा है, मैं इस पर एक फोर्स लगाता हूं। जितनी ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा ना, मैं कहूंगा मैंने उतनी ही ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दी है। यानी स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं इसको फॉर्मूला की शक्ल में लिखना चाहूं, स्ट्रेस को सिग्मा से जाहिर करते हैं और इसका फॉर्मूला बनेगा F डिवाइडेड बाय A, फोर्स पर यूनिट एरिया। और अगर इसका हम यूनिट डिस्कस करना चाहें तो इसका यूनिट बनता है पास्कल, ऐसा यूनिट पास्कल। और अगर उसको मजीद मैं सब डिवाइड करूं तो मेरे पास आ जाएगा फोर्स की जगह न्यूटन और नीचे एरिया की जगह मीटर का स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह मजीद 3 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं, क्योंकि देखें स्ट्रेस को अप्लाई करने से हम लेंथ में भी तब्दीली कर सकते हैं, सॉलिड की लेंथ में, हम सॉलिड के वॉल्यूम में भी तब्दीली कर सकते हैं और हम सॉलिड की शेप में भी तब्दीली कर सकते हैं। अगर मैं स्ट्रेस अप्लाई करूं और सॉलिड के अंदर वन डायमेंशनल डिफॉर्मेशन आए, यानी सॉलिड की सिर्फ लेंथ में तब्दीली आए, जैसे फर्ज कर लें आपके सामने ये एक वायर है, फर्ज कर लें एक मेटल की वायर है, इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मैं फोर्स लगाता हूं, जिसकी वजह से इस वायर की लेंथ में इजाफा हो गया। मैं कह सकता हूं कि मैंने जो स्ट्रेस अप्लाई की है ना, दिस इज एक्चुअली टेंसाइल स्ट्रेस। सो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस ऐसी स्ट्रेस है जो लेंथ में डिफॉर्मेशन के लिए अप्लाई की जाती है। इसी तरह फर्ज कर ले मेरे पास एक क्यूब है और मैं इसको चारों तरफ से कंप्रेस करता हूं और इसका वॉल्यूम कम कर देता हूं या वॉल्यूम में तब्दीली कर देता हूं। अब जो मैंने स्ट्रेस अप्लाई की है ना, इसका नाम है वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो पहली आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस आ गई, दूसरी वॉल्यूम स्ट्रेस आ गई, तीसरी जो स्ट्रेस है उसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस।
यानी अगर इसी क्यूब में मैं थोड़ी सी टेंजेंशियल फोर्स लगाता हूं ना, जिसकी वजह से इसकी सिर्फ शेप में तब्दीली आए, ये बात याद रखें कि ये टेंजेंशियल फोर्स लगाते हुए हमने इसको बहुत थोड़ा सा टिल्ट करना है, बहुत थोड़ा सा बेंड करना है। अगर हम बहुत ज्यादा बेंड करेंगे तो इसके वॉल्यूम में भी तब्दीली आ जाएगी। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल ऑन दैट। तो आपके पास ये जो स्ट्रेस है इसे हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। तो हमारे पास स्ट्रेस की 3 काइंड्स आ गई, टेंसाइल, वॉल्यूम एंड शेयर। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? लेंथ में डिफॉर्मेशन की वजह से के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई की जाती है। वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है? वॉल्यूम में तब्दीली की वजह से जो स्ट्रेस, तब्दीली के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई की जाती है। इसी तरह शेयर स्ट्रेस क्या है? शेप में तब्दीली के लिए जो स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस। इन तीनों के जो फॉर्मूले हैं वो तो सेम ही होंगे, सिंपल सी बात है। फॉर्मूला तो आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब हम थोड़ा सा मजीद आगे चलते हैं। एक दूसरी क्वांटिटी हम डिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेस की वजह से जो तब्दीली आई है ना, उसकी मेजरमेंट के लिए हम स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यानी मैं कह सकता हूं चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल, या फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज कह दें या चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कह दें, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे स्ट्रेन। ठीक है, मैं दोबारा इसको डिफाइन कर देता हूं। स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ और वॉल्यूम और शेप ऑफ द सॉलिड। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, वॉल्यूम और शेप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड स्ट्रेन। और फ्रैक्शनल चेंज निकालने का तरीका हमेशा यही होता है, ये बात याद रखें कि तब्दीली ऊपर लिखते हैं और ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखते हैं। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस की 3 काइंड्स बताई थी, ऐसे ही स्ट्रेन की भी 3 काइंड्स हैं। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि स्ट्रेन का यूनिट क्या होगा। तो देखें, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होगा। अगर आप गौर करें, ऊपर तब्दीली है और नीचे ओरिजिनल वैल्यू है। अगर लेंथ में तब्दीली है, नीचे ओरिजिनल लेंथ है, लेंथ का यूनिट लेंथ के यूनिट से कैंसिल हो जाएगा। यानी सिमिलर क्वांटिटीज की जो रेशो है ना, उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो ये बात याद रखें, स्ट्रेन इज यूनिटलेस एज वेल एज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब हम स्ट्रेन के 3 टाइप्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहली टाइप, जैसे वहां मैंने बताई, टेंसाइल स्ट्रेस, यहां टेंसाइल स्ट्रेन, यानी द स्ट्रेन विच इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल स्ट्रेन क्या है? रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी फर्ज कर ले, उसी वायर की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने टेंसाइल स्ट्रेस में मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा था। अगर इसकी ओरिजिनल लेंथ को मैं एल का नाम दे दूं और मैंने जब स्ट्रेस अप्लाई की, उसके बाद इसकी जो फाइनल लेंथ है ना, वो फर्ज कर लें एल प्राइम है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं चेंज इन लेंथ क्या होगा? चेंज इन लेंथ क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी एल प्राइम माइनस एल। इस चेंज इन लेंथ की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे और इस चेंज इन लेंथ को ओरिजिनल लेंथ से जब डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास टेंसाइल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेन हमारे पास हो गया चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात हम कब करेंगे? जब हम वॉल्यूम में तब्दीली करेंगे। फर्ज कर ले, दोबारा वही क्यूब इमेजिन करते हैं। इस क्यूब का जब हमने वॉल्यूम चेंज किया, फर्ज कर ले इसके वॉल्यूम में जो तब्दीली है उसको मैं डेल्टा वी का नाम दे देता हूं। यानी मैंने स्ट्रेस अप्लाई की, इसके वॉल्यूम में जो तब्दीली आई, उसके बाद जब इसका फाइनल वॉल्यूम बन गया, फाइनल वॉल्यूम को वी प्राइम कह दें, इनिशियल वॉल्यूम को वी कह दें, और चेंज इन वॉल्यूम कैसे आएगा? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। जब आप चेंज इन वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, तो आप चेंज इन वॉल्यूम को ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कैपिटल वी से डिवाइड करेंगे। इसे ही हम बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपके पास आ गया। द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम एंड ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इसी तरह थर्ड टाइप जो है ना, वो है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन कैसे आएगी? देखिए, दोबारा मैं वही क्यूब इमेजिन करता हूं। अगर आप गौर से इसको देखें तो आपको इसकी साइड्स की जो लेंथ है वो नजर आ रही है, वो सेम है। ये तो हम जानते हैं कि अगर क्यूब हो तो क्यूब की हर तरफ जो साइड्स है ना, उनकी लेंथ एक जैसी होती है। तो फर्ज कर लें एक साइड की लेंथ को मैं ए का नाम दे देता हूं, स्मॉल ए का। अब मैंने इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगानी है। जब मैं इस पे थोड़ी सी टेंजेंशियल फोर्स लगाऊंगा, तो आप गौर करें, जैसे ही मैं टेंजेंशियल फोर्स लगा रहा हूं,
इसकी शेप में तब्दीली आ रही है और इनिशियल डायरेक्शन और फाइनल डायरेक्शन के दरमियान एक एंगल आ चुका है थीटा। गौर से देखिए और आप गौर करें, ऊपर जो साइड थी ना जिसकी लेंथ ए थी, अब इस साइड की लेंथ में कुछ तब्दीली आ चुकी है। गौर से देखें और इस तब्दीली को हम डेल्टा ए का नाम दे सकते हैं। अब आप इमेजिन करें कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है जिसमें एंगल थीटा है और थीटा के सामने परपेंडिकुलर है जिसकी वैल्यू डेल्टा ए है और थीटा के साथ जो बेस है उसकी वैल्यू स्मॉल ए है। अब देखें स्ट्रेन को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो शेयर स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये भी चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल होगा। चेंज क्या है यहां पर, चेंज तो डेल्टा ए है, चेंज इन साइड, चेंज इन द लेंथ ऑफ साइड। डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, ए। तो आपके पास शेयर स्ट्रेन का फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए। और अगर आप इस ट्रायंगल को देखें गौर से तो ये तो tan थीटा का फॉर्मूला बन गया है, क्योंकि डेल्टा ए परपेंडिकुलर है और स्मॉल ए बेस है और परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो आपके पास ये tan थीटा के इक्वल आ गया। शेयर स्ट्रेन को हम डेल्टा ए ओवर ए भी कह सकते हैं और tan थीटा से भी जाहिर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये जो थीटा है ये बड़ा ज्यादा स्मॉल है, तो हम ये भी जानते हैं मैथमेटिकली कि थीटा की जितनी स्मॉलर वैल्यूज होंगी tan थीटा का आंसर उतना ही थीटा के करीब तरीन आता जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। अब हम थर्ड टाइप की थर्ड कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो तीसरी चीज हमने डिस्कस करनी है वो है इलास्टिक मॉडुलस। जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा, इस बात को हम स्टार्ट करेंगे हुक्स लॉ से। आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 में हुक्स लॉ पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। वो बात हम कर रहे थे स्प्रिंग मास सिस्टम की, लेकिन यहां पर हम सॉलिड की बात कर रहे हैं। लेकिन हुक्स लॉ की स्टेटमेंट कुछ ऐसी ही आएगी, मिलती जुलती स्टेटमेंट आएगी। यानी मैं जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करूंगा ना, स्ट्रेन भी उतनी ही ज्यादा पैदा होगी। हम कह सकते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन में लीनियर रिलेशनशिप है। आप चाहे लेंथ में डिफॉर्मेशन की बात कर लें, चाहे आप वॉल्यूम में डिफॉर्मेशन की बात कर लें, चाहे आप शेप में डिफॉर्मेशन की बात कर लें, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर लीनियरली रिलेटेड। तो मेरे पास मैं कह सकता हूं स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस या स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन अगर मैं स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस कहता हूं ना, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी को जब मैं खत्म करूंगा तो मेरे पास जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसकी वैल्यू होगी 1/e। उसको हम 1/e से जाहिर करते हैं। और ये जो E है ना, यही इलास्टिक मॉडुलस है। और इलास्टिक मॉडुलस को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए इलास्टिक मॉडुलस को दूसरी तरफ ले जाएं, आपके पास इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला आ जाएगा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन को आपने दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, ये है इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला। अब आप मुझे एक बात बताएं, इलास्टिक मॉडुलस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इलास्टिक मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। लेकिन यह बात भी जहन में रखें कि किसी खास गिवन मटेरियल के लिए, अगर सॉलिड का कोई खास मटेरियल हमारे पास मौजूद है, वो कोई भी है, कॉपर है, आयरन है, कुछ भी, कोई भी सॉलिड हमारे पास है, उस एक सॉलिड के लिए या उस एक मटेरियल के लिए जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके नतीजे में कोई स्ट्रेन आएगी, फिर कोई दूसरी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके नतीजे में कोई दूसरी स्ट्रेन आएगी, कोई तीसरी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसके नतीजे में कोई तीसरी स्ट्रेन आएगी। लेकिन ये याद रखें कि अगर मटेरियल सेम था ना, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की रेशो हर दफा सेम आएगी। अगर ये सेम नहीं ना आएगी तो हम कह सकते हैं हुक्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। और जब हुक्स लॉ ओबे नहीं होगा तो आप इलास्टिक मॉडुलस को भी डिफाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है इलास्टिक मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विच इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। तो मैं इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर देता हूं। इलास्टिक मॉडुलस क्या है? द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल विच इज कॉल्ड इलास्टिक मॉडुलस। इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। अब एक स्टेप और आगे आ जाए,
इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट क्या होगा? देखिए रेशो है हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस का तो यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, ऐसा यूनिट। स्ट्रेन का तो कोई यूनिट नहीं होता, तो आपके पास इलास्टिक मॉडुलस का यूनिट क्या आएगा? वही आएगा जो स्ट्रेस का यूनिट है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। तो ये तो थी यूनिट की बात। अब हम ये भी डिस्कस करना चाहते हैं कि इलास्टिक मॉडुलस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो मैं यहां पर एक हेडिंग लिख देता हूं, डिपेंडेंस। तो ये बात याद रखें, इलास्टिक मॉडुलस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। मुझे एक बात बताएं, अगर ये मटेरियल हार्ड होगा तो इसको डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी ना। जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करनी पड़ेगी, आप जरा इलास्टिक मॉडुलस का फॉर्मूला देखें, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। जितनी स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, इलास्टिक मॉडुलस का आंसर उतना ही ज्यादा आएगा। इसका मतलब है जितना मटेरियल हार्ड होता जाएगा ना, यानी ढीठ होता जाएगा, जितना सॉलिड होता जाएगा, उसका इलास्टिक मॉडुलस उतना ही ज्यादा होगा। So we can say that it depends upon the nature of material। और आप इसमें फर्दर ये बात भी याद रख सकते हैं कि जितनी ज्यादा मटेरियल की हार्डनेस बढ़ती जाएगी ना, इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। और जितनी हार्डनेस कम होती जाएगी, इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो इलास्टिक मॉडुलस की डिपेंडेंस एक तो मटेरियल पे हो गई, दूसरा इसकी डिपेंडेंस है टेम्परेचर पे। अगर मैं इस सॉलिड को हीट अप करना शुरू कर दूं, तो हम जानते हैं कि ये सॉलिड थोड़ा सा एक्सपैंड करना शुरू कर देगा। इसके अंदर जो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस थी ना, उन पर टेम्परेचर ओवरकम कर लेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस का असर थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इस सॉलिड को डिफॉर्म करना, यानी इसकी शक्ल को चेंज करना ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी एक ठंडे लोहे के रॉड को बेंड करना मुश्किल है, लेकिन अगर पहले आप इसको हीट अप कर लें और इसको बेंड करें तो फिर आप इजीली बेंड कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड कंपैरेटिवली सॉफ्ट हो जाता है, और जितना ज्यादा सॉफ्ट होगा उसको बेंड करना या उसको डिफॉर्म करना उतना ही इजी होगा। और जितना डिफॉर्म करना इजी होगा, स्ट्रेस उतनी थोड़ी लगानी पड़ेगी, इलास्टिक मॉडुलस भी उतना ही कम हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं इलास्टिक मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, मटेरियल सॉफ्ट होगा, इलास्टिक मॉडुलस कम होता जाएगा। तो ये तो थी डिपेंडेंस। अब हम बात करते हैं इलास्टिक मॉडुलस की 3 टाइप्स की। फर्स्ट, इसकी जो टाइप है ना, उसका ताल्लुक लेंथ में डिफॉर्मेशन के साथ है। इसे कहते हैं यंग्स मॉडुलस। यानी अगर मैं लेंथ में डिफॉर्मेशन करता हूं ना, यानी टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करता हूं, तो उसके नतीजे में टेंसाइल स्ट्रेन आएगी। इन दोनों की रेशो को बोलेंगे यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस इज द रेशो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? F डिवाइडेड बाय A, फोर्स पर यूनिट एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल होगी? डेल्टा L ओवर L। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। नीचे वाली रेशो को अगर आप ऊपर लें तो क्या बन जाएगा? ऊपर आके वो L डिवाइडेड बाय डेल्टा L हो जाएगा। So that is Young's modulus। और यंग मॉडुलस को कैपिटल Y से जाहिर करते हैं। दूसरी टाइप है इलास्टिक मॉडुलस की बल्क मॉडुलस। और बल्क मॉडुलस का ताल्लुक वॉल्यूम में तब्दीली के साथ है। यानी अगर मैं उसी क्यूब की एग्जांपल लूं और इसके वॉल्यूम को चेंज करूं, तो इसका मतलब है मैंने इस पर वॉल्यूम स्ट्रेस अप्लाई की है, और उसके नतीजे में जो स्ट्रेन पैदा हुई है वो वॉल्यूम स्ट्रेन है। तो मेरे पास बल्क मॉडुलस आ जाएगा, जिसे हम कैपिटल K से जाहिर करते हैं, रेशो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। और मेरे पास फॉर्मूला आएगा F ओवर A डिवाइडेड बाय डेल्टा V डिवाइडेड बाय कैपिटल V। और नीचे वाली रेशो को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर जाके वो V ओवर डेल्टा V हो जाएगी। यहां मैं एक और छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। ये वैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन आप कर लें। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं शेयर मॉडुलस की तरफ। शेयर मॉडुलस, जारी बात है यहां हम शेप में तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो शेयर मॉडुलस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द रेशो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन। तो मेरे पास शेयर मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया, इसे कैपिटल G से जाहिर करते हैं। इसका फॉर्मूला बनेगा F ओवर A। शेयर स्ट्रेस का तो वही फॉर्मूला होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। नीचे शेयर स्ट्रेन की जगह आ जाएगा
tan ऑफ थीटा, और इसमें डायग्राम भी आप सामने देख रहे हैं जिसमें हमने शेप में तब्दीली की थी। सो आपके पास फाइनल फॉर्मूला बन गया F डिवाइडेड बाय A tan थीटा। तो ये था हमारा इलास्टिक मॉडुलस के बारे में ये सारी थोड़ी बहुत डिस्कशन। आज के लेक्चर में हमने मेनली 3 चीजें डिस्कस की, स्ट्रेस और उसकी टाइप्स, स्ट्रेस के नतीजे में पैदा होने वाली स्ट्रेन और उसकी टाइप्स, और तीसरी चीज क्या डिस्कस की है, इन दोनों की रेशो यानी इलास्टिक मॉडुलस। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट लेक्चर तक अपनी दुआ में याद रखें।